हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन का जो PT 365 वाला जो गाइस हम चल रहे हैं ना आजकल, उसी पे चलेंगे। रोज़ नए टॉपिक्स होंगे, नए सब्जेक्ट होंगे। स्टे इन ट्यून विद आवर चैनल, सारा कुछ मिलेगा। कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, वो हमारी मेजर कोशिश है आपके इस वीडियो के थ्रू कि आप उसे कर पाओ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, पहली चीज़ है EWS कोटा के बारे में, डैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ में आप सभी जानते हो क्यों रहा। इससे रिलेटेड ना मेरे पास और अच्छी वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप देखना। उसको देख के आपको सारा कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम इसमें देखेंगे रिवीजन पर्पज़ के लिए, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द रिवीजन ऑनली, है ना। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिडिटी अपहेल करने के लिए और उसमें 10% कोटा EWS के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए एजुकेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इसलिए आया था। इसमें जो अमेंडमेंट हुई है ना गाइस, उसके आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं ताकि कोई भी मिस्टेक के चांसेस ना बन पाए। आर्टिकल 15 का जो 6th क्लॉज है उसमें बोला हुआ है कि इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, कि कोई भी अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है ऐसा पर्सन, और अगर आप उसको कुछ रिजर्वेशन या एडवांटेज देना चाहते हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है अंडर आर्टिकल 15 का 6th क्लॉज। ठीक है जी। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15 का 4 क्लॉज 5 क्लॉज रिलेट टू दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC/ST। दोनों ही चीज़ें आपको गाइस बिल्कुल दिमाग के अंदर घुसा लेनी है। आर्टिकल्स रिलेटेड आपकी कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट या कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 16 का 6 पार्ट आर्टिकल क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, अदर देन दोज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 16 का 4 क्लॉज। ठीक है, बैकवर्ड 16 का 4 क्लॉज में क्या है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कि एडिक्वेटली नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही हैं सर्विसेज में, उनके लिए किया गया। ठीक है तो आर्टिकल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो क्रीमी लेयर, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, किसी भी हाउस होल्ड की इनकम अगर 8 लाख या उससे अबव है तो वो एलिजिबल रिजर्वेशन के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस सथानाथन कमीशन 1971 में ये टर्म के लिए इंट्रोड्यूस किया। अब आप देखो, क्वेश्चन आपसे ले आ सकता है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्रीमी लेयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर आ गया तो टर्म क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस बाय सथानाथन कमीशन इन 1971, तो उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, अदर रिजर्वेशन जो इंदिरा साहनी केस के ऊपर ले डाउन है वो क्या है, रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सेकंड है 50% कैप होनी चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड, और देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ नहीं मिल रही है वो भी ध्यान रखनी है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो देखो कि वर्डिक्स जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की कुछ ये भी ध्यान में रख लेना। पहली बात, इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करेगा। सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी है EWS की। एक्सक्लूजन जो भी है उसके अलावा जो है डबल बेनिफिट किसी को नहीं मिलना चाहिए। और 50% का जो रूल फॉर्म किया गया है, नॉट बीन हेल्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल एंड वायलेबल नहीं होना चाहिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में। समझ आ गया आपको? बस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को याद रखना है। किसी भी चक्कर में कहीं तुम सारा रटने बैठ जाओ, पूरी एक एक लाइन रटने लग जाओ, तो दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न और अंडरस्टैंड द थिंग। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एज पर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम ना जो भी आजकल मैं प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, करो यार। जितना करोगे, जितना रिवाइज करोगे इस वक्त, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना रिविजन करोगे ना, बैठ के 8 घंटे रिविजन को दो, ज़रूरत है आपकी। उसके बाद सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की गई है। OBC के बारे में समझ लो। 14th एक्सटेंशन जो जस्टिस रोहनी कमीशन का हुआ था, उसमें ये एग्जामिन करने के लिए बोला गया था कि कैसे सब कैटेगराइजेशन OBCs की होनी चाहिए, और इसने रिपोर्ट सबमिट की थी जुलाई 31, 2023 में। OBC रिजर्वेशन बैकग्राउंड के बारे में ध्यान से समझ लो। पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953 में अंडर काका केलकर के अकॉर्डिंग रखी गई थी, सेटअप की गई थी। सेकेंड 1979 आई अंडर BP मंडल। ठीक है, 27% जो आपका रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 का 4 है वो 1992 में आया। क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया 1992 में आया। ये सारी डिटेल एकदम आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बनाया गया था, अगर आपको याद हो तो। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है अंडर आर्टिकल 338 का B पार्ट। NCBC याद रखना एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर NCBC एक्ट 1993। अब ये चीज़ें ना आपके दिमाग से निकल जाती हैं, तो प्लीज़ मेमोराइज इट, कौन सी बॉडी किस तरह की है। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे बनी? जब आर्टिकल 338 बन गया। इसमें कौन कौन था? चेयरपर्सन थे, वाइस चेयरपर्सन थे, 3 अदर मेंबर्स थे। इसको अपॉइंट कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, टेन्योर क्या होता है? वो अपना नोटिफाइड कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। समझ आ गए इनमें लोग कौन कौन है? एनसीबीसी आज की डेट में कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 338B। ठीक, पहले इट वॉज अ सेटअप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ गए आप सारी बातें? अब इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ए के बारे में जानने से अच्छा है आप ये समझो मैंडेट क्या आई थी जस्टिस रोहिणी कमीशन की। इसमें एग्जामिन करा गया था कि कैसे रिजर्वेशन बेनिफिट देने हैं उन लोगों को जहाँ जहाँ पर अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का नहीं हो पाया है, जैसे स्पेशली जॉब्स का, एजुकेशन का, अमंग कास्ट। ठीक है, तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वर्कआउट करना है मैकेनिज्म में, क्राइटेरिया बनाना है, नॉर्म्स बनाना है कि साइंटिफिकली किस तरह से सब कैटेगराइज करा जाए ओबीसीज के अंदर भी। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कौन से हैं, जिनमें सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, वो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद आपका ग्रुप बी भी है मोर बैकवर्ड क्लास। यहाँ पर क्या है? वोकेशनल ग्रुप से कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जैसे बैकवर्ड सी है कंप्राइजिंग ऑफ दोज कंपैरेटिवली मोर फॉरवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी 11 स्टेट यूटीज़ हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, ये सारे के सारे को सब कैटेगराइज कर रखा है ओबीसी फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रिजर्वेशन भी दिया हुआ है फॉर ओबीसी लोकल बॉडी। तो एससी ने डायरेक्ट करा है यूपी गवर्नमेंट को कि वो इलेक्शंस को नोटिफाई करके बताएं, और डायरेक्शन दी गई है आर्टिकल 243U ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है म्यूनिसिपैलिटी का? जैसे एक्सपायरी से पहले आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। ठीक है, तो ये सारा लोकल बॉडीज़ में ओबीसीज का क्या है, सेटअप कैसे कर रखा है, डेडिकेटेड कमीशन, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जो आपसे बताई जा रही है। नेक्स्ट आता है गाइस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूसीसी के बारे में बिल भी आया 2020 से ही चल रहे हैं इस पर डिस्कशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझना होगा क्या है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से और पोस्ट इंडिपेंडेंस का दोनों का जानना है। प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता था कि 1840 में ना ऑन द बेसिस ऑफ लेक्स लॉ की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म लॉज को इस्टेब्लिश करा क्राइम्स के लिए, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, लेकिन पर्सनल लॉज के लिए छोड़ दिया। ठीक है, कोई भी लेक्स लॉ की जो रिपोर्ट थी उसमें यहाँ पर बताया भाई यूनिफॉर्म लॉज होगा, क्राइम के कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बात जो छोड़ दी वो पर्सनल लॉ से कि मैरिज, ठीक है, या डिवोर्स, इसके बारे में कुछ भी बातें हिंदू मुस्लिम्स के लिए इंटेंशनली लेफ्ट छोड़ दी कि भैया आपके ऊपर है, आप जैसा बनाना चाहे बनाओ। 1941 में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ने BN राव कमेटी को बैठाया, उसमें कोडिफाई करा हिंदू लॉ, और इसमें क्या किया गया, वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए। कहाँ पर? हिंदू लॉ में कोडिफाई करा गया, मुस्लिम लॉ में ये बात नहीं की गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स की आई और उसको हेड किया SVP यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड डिसाइडेड एज सिक्योरिंग अ UCC वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बताया स्पेशल मैरिज एक्ट आया जिसमें सिविल मैरिज की गई सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ऐसा भी आया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल्स पास किए गए। वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एडवोकेट की गई यूसीसी की। यूसीसी के लिए मतलब समझना है कि सेम सेट ऑफ सिविल लॉज होने चाहिए जो सभी सिटीजन्स पर एप्लीकेबल हो। तो यूसीसी क्या चाह रहा है, मेन मुद्दा समझना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये चाहता है सेम सेट ऑफ सिविल लॉज हो जो सभी सिटीजन्स पर एप्लीकेबल हो, चाहे वो पर्सनल मैटर्स हो, मैरिज हो, डिवोर्स हो, कस्टडी हो, एडॉप्शन हो, इनहेरिटेंस हो, सब। इसका आर्टिकल प्लीज़ याद रखना, इट कम्स अंडर द DPSP, दैट मीन्स इट हैज़ आर्टिकल 44 जिसमें यूसीसी के बारे में दिया हुआ है और ये नॉट जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और याद रखना पर्सनल लॉज किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं गाइस और पूरे पूरे मार्क्स के चांसेस आपके बना देते हैं अगर सारी चीज़ें आपको ठीक से पता है तो इसलिए पूरा दिमाग से खोल के अच्छे से पढ़ाई करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूसीसी। देखो शाहजहां केस था 1985 का, हम जानते हैं वहाँ पर भी आउटलाइन किया गया कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नेशनल हार्मनी और इक्वलिटी बिफोर लॉ करा पाए। MS जॉर्डन का एक केस था वर्सेस SS चोपड़ा, यहाँ पे यूनिफॉर्म कोड फॉर मैरिज की, डिवोर्स की बात की गई थी। सरला मुद्दुल का केस था। देखो ये केस लॉज ना बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, इस पर्सपेक्टिव से हो जाते हैं क्योंकि ना आपको जब आंसर राइटिंग करनी है तब इम्पॉर्टेंट है, या मान लो आपसे केस लॉ देके बोला जाए हाँ जी ये केस किस चीज़ से रिलेटेड था, तो आपको दोनों वेज से पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेटेड द नीड फॉर पार्लियामेंट टू फ्रेम अ यूसीसी। और मान लो पैनल बोर्ड ने आपसे डिस्कशन यूसीसी पे कर दिया तो यू शुड हैव सम कंटेंट ना, उस पर तो बात कर पाओगे, तो विच वुड हेल्प कॉज फॉर नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस को हटाने के लिए ये लॉ लेकर आया था, ये केस आया था। करंट स्टेटस आप जानते ही हो,
तो इसको सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको बिल्कुल याद रखना है, वो सब बातें होंगी। हेट स्पीच पे चलते हैं। हेट स्पीच में ध्यान रखना, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट करा कि 500% राइज हुआ ऐसे केसेस में इन 7 ईयर्स। तो हेट स्पीच याद रखना, इंडिया के लॉज में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी हेट्रेड चीज़ों को पर्सन के खिलाफ या किसी भी चीज़ से इंसाइट कर रहे हो तो वो उसमें अंदर हेट स्पीच के अंदर ही आता है। इसमें IPC के सेक्शन 153A to 95A डील कर रहा है। अब लेजिस्लेशन क्या है उसको समझना है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेट स्पीच में क्या क्या आ सकता है? इमेजेस, कार्टून, ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी चीज़ ऑफलाइन या ऑनलाइन जेस्चर आपका जो हेट स्पीच कन्वे करे, बस, ठीक है, नफ़रत की भावना पैदा करे आपके अंदर, कोई भी ऐसी चीज़, भड़काऊ चीज़ आपके लिए हो, हेट स्पीच के अंदर आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, यहीं से सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 19 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि इट गिव्स ऑल सिटीजन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है कि किसी को भी आपने जाके गाली देकर आ गए, कुछ भी एक्सप्रेस कर करें, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज हैज़ टू बी कम्स अंडर दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कि आपको पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, डिसेंसी, मोरालिटी का ध्यान रखना है। उसके बाद IPC 1860 में आता है, जिसमें सेक्शन जैसे कि आपके कई सारे सेक्शंस हैं, 153A, 153B और 1860 का, जो कि डील करता है स्पीच और वर्ड्स का, दैट कुड क्रिएट मिसचीफ, ट्रेज रिलीजियस बिलीफ और नेशनल इंटीग्रेशन पर जिससे असर पड़े, उसका ध्यान रखना है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सेक्शन 8 यहाँ पर कहता है डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम कंडस्टिंग इलेक्शन इफ इज कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एक्ट्स। ऐसा अगर कोई इलिजिमेट यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पर। या सेक्शन 123 का 3 एंड 125 का सेक्शन क्या कह रहा है कि ये प्रमोशन ऑफ एनमिटी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के बारे में, जिसमें सेक्शन 7 में कहा गया है कि ये पीनलाइज करेगा कोई भी ऐसी अनटचेबिलिटी थ्रू वर्ड्स आइदर स्पोकन, और ये सारी चीज़ों को इनकरेजमेंट करने से मना करा जाता है। तो हमें याद रखना है कि हेट स्पीच के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि लिखा नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं है। IPC के अंदर भी इसमें है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में भी इसमें हेट स्पीच के बारे में दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज हाउ। नेक्स्ट इज दिस सेडिशन। सेडिशन क्या होता है, इसके लॉज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सेडिशन का सीधा सा मतलब है कि ये 150 ईयर ओल्ड सेडिशन लॉ हमारा 124A ऑफ द IPC में आता है, ठीक है। सीधा मतलब क्या है, कोई भी वर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ आपने कर दी जिससे हेट्रेड या कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन, ये चीज़ आप अगर एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मतलब सेडिशन करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये किसी भी थ्रू कर सकते हो, वर्ड्स के थ्रू से भी। अब सेडिशन में ना ध्यान रखना, सेडिशन एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि आपको कोई बेल वेल नहीं मिलेगी अगर आपने ऐसे करा। पर्सन चार्ज अंडर सेडिशन लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। याद रखना, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। दे हैव टू लिव विद देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट एट टाइम्स बी रिक्वायर्ड हो। ध्यान रखना, इतना सारा सीन हो जाता है सेडिशन करने के बाद। बैकग्राउंड सेडिशन का जस्ट इसको रीड कर लेना गाइज, ठीक है, रीड करना इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, केस लॉ ज़रूरी, लेकिन याद रखना जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो इन कंटेक्स्ट ऑफ सेडिशन लॉ है वो आपको ज़रूर याद रखनी है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस भी सिटीजन ने क्रिटिसाइज या गवर्नमेंट पे कमेंट करेगा या उसके एक्शन पे कमेंट करेगा या जिस चीज़ से एज ही डज नॉट प्रोवोक वायलेंस, तो उस पर रिलेटेड है, सिटीजन हैव राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर सिटीजन को राइट तो है क्रिटिसाइज भी करे, वो कमेंट भी करे गवर्नमेंट पर और उसके एक्शंस पर, और लेकिन ध्यान क्या रखना है, ऐसा कुछ ना कर दे कि वायलेंस प्रवोक हो, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 का जो मैंने अभी क्लॉज बताया है ना, वो आप नहीं छोड़ सकते कि आर्टिकल 19 का जो सेकंड क्लॉज है वो तो आपको रखना ही होगा, चाहे वो हेट वाली स्पीचेस हो या इस तरह का कुछ हो जो गवर्नमेंट के आप ऐसा कर दो कि भाई वायलेंस ही होने लग जाए। इसके अलावा P. Alavi वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 में इसने बोला गया था कि SC हेल्ड दैट स्लोगनिंग करना, क्रिटिसाइज करना पार्लियामेंट को या जुडिशियल सेटअप को डिड नॉट अमाउंट टू सिटीजन। यहाँ ध्यान रखना, तो प्लीज़ बी वेरी फोकस्ड वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग, या जब भी आप रिविजन कर रहे हो ना, तो मेजर चीज़ें याद रखना कि केस लॉज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, किस केस में क्या बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। एससी ने रूल किया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही इस्तेमाल किया जाए। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन? जब हम किसी भी पर्सन को मियर रीजनेबल एप्रीहेंशन में ये मान लेते हैं कि ये बंदा या ये जो पर्सन है ये कोई डेंजरस पब्लिक ऑर्डर में, सिक्योरिटी में कर सकता है, तो
उस बेसिस पे जब हम उसको अरेस्ट करते हैं तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। पर्सन इज़ कन्फाइंड इन कस्टडी विदाउट अंडर गोइंग अ ट्रायल, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ आपके प्रोविजंस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, जैसे आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट है, नो पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। या आर्टिकल 22 का 2 पार्ट है, इसमें बोला गया है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, है ना। तो ये सब केसेस आपको याद रखना है, आर्टिकल्स याद रखना है। आर्टिकल 22 जो भी आर्टिकल, देखो सारे आर्टिकल रटने नहीं होते हैं गाइस, लेकिन समझने वाली बात ये होती है कि जो भी हमारे करंट अफेयर्स में रहे हैं जिस समय, वो आर्टिकल्स तो हमें डेफिनेटली पता होने चाहिए, ठीक है। तो नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कन्फर्म्स। आर्टिकल 22 का 4 कह रहा है, 22 का 7 का बी पार्ट कह रहा है कि मोर देन 3 months विदाउट ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी ओपिनियन आप नहीं किसी को भी प्रिवेंटिवली डिटेंड रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ध्यान में रखना है, सर्कमस्टांसेस वगैरह पता होने चाहिए, सारी चीज़ें। ग्राउंड क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो ध्यान रखना सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस, उससे रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट आपका आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम UAPA कहते हैं, ठीक है। सेंटर ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अनलॉफुल एसोसिएशन बताया अंडर द UAPA एक्ट 1967। इसमें एक्ट में होता क्या है, देखो ये ना इफेक्टिव प्रिवेंशन करता है। कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो इंडिविजुअल या एसोसिएशन कर रही है, या ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को कि भाई ये फला फला जो इंडिविजुअल है या ये जो फला फला एसोसिएशन है ये टेररिस्ट एक्टिविटी से डील कर रही है, जब ऐसा हो जाता है तो ऐसे में अनलॉफुल एक्टिविटी वाला एक्ट लग जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटी में क्या आ सकता है, जैसे कि आपने किसी की टेरिटरी को सेट कर लिया है ना, या सेसेशन में ले आया, या उसको आपने अपने हड़प ली है ना, काइंड ऑफ कैप्चर कर ली, या सोवेनिटी ऑफ इंडिया पर आपने खतरा पहुंचा रहे हो, या इंटीग्रिटी और कंट्री की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करने की अगर आपने कोशिश की है, तो इट ऑल कम्स अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। देखो ये है बड़ा आसान सा गाइस, लेकिन हमें ना चीज़ें क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी हुई है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन दैट वी हैव, यू नीड टू जस्ट सी दैट, ठीक है। हम UAPA क्योंकि स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, लॉज जो आपके प्रोवाइड कर रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया, वो सब हम देख लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ना केसेस भी आए अंडर UAPA इन्वेस्टिगेटेड बाय बोथ स्टेट पुलिस एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के थ्रू आया, ठीक है। इसमें पार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो ऑल इंडिया बैन लगा दे एसोसिएशन पर, या ट्राइब्यूनल सेटअप करे उस बैन लगाने के लिए, ठीक है। लाइक दिस, तो लॉज जो है ना प्रिवेंट डिटेंशन, पहला सबसे पहले डिटेंशन आया था टू प्रिवेंट एंटी नेशनल एलिमेंट, ताकि कोई ऐसा काम ना हो। मीसा इससे रिलेटेड एक एक्ट है। एक आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, टेररिस्ट टाडा तो आपने सुना ही होगा 1985 में, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अपोटा 2002, लाइक दिस। तो UAPA का सीधा सा काम क्या है, पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट, है ना, इन्वेस्टिगेशन करना है, NIS पे काम करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे काम करती है। तो ये सब फ़ोन टैपिंग ध्यान रखो क्या होता है। देखो अभी ना क्या हुआ रिसेंटली, एक IPS ऑफिसर वॉज अंडर दी प्रोबिंग फॉर टैपिंग द फोन्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन 2019, उससे प्रोब चल रहा था। अब ग्राउंड क्या होता है फ़ोन टैपिंग का, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर अगर खतरा हो तो भाई फ़ोन टैपिंग करो आप। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स की बात हो, या मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रिवेंशन इंसाइटमेंट, इससे रिलेटेड कोई बात हो, तो उसमें हमें फ़ोन टैपिंग करनी पड़ती है। अब डेफिनेशन समझो। देखो फ़ोन टैपिंग का मतलब है हमारा कि इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन और को मॉनिटर करना बाय अ थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन्स। तो फ़ोन टैपिंग का मतलब है वायर टैपिंग करना या इंटरसेप्शन करना फ़ोन के, और ये सबसे पहले USA में कमेंस किया गया था 1890s के अंदर। तो ऐसा नहीं कि इंडिया पहली कंट्री जो कर रही है, ऐसा पहले कंट्रीज़ कर चुकी हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई क्या है फ़ोन टैपिंग से रिलेटेड, या लीगल सेफगार्ड क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें 7th शेड्यूल, टेलीफोन्स अलॉन्ग विद अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस मेंशन किए गए हैं, एंट्री 31 ऑफ यूनियन लिस्ट, वहाँ से हो सकता है। आर्टिकल 19, इफ़ अ पर्सन इज टॉकिंग ऑन अ टेलीफोन ही और शी एक्सरसाइजिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। टेलीफोन टैपिंग क्या कर रहा है, आर्टिकल 19(1) का A पार्ट को हिला रहा है पूरी तरह से, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी भी आप छीन रहे हो, अगर आप टैप कर रहे हो किसी का फ़ोन तो जो भाई आप कर रहे हो। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को भी फ़ोन टैपिंग रेगुलेट करता है। तो देखो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के बारे में जान लो। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने ना के पास राइट होता है कि वो टैप करें फ़ोन, स्टेट के पास भी राइट होता है कि भाई पुलिस हैव पावर टू टैप फ़ोन्स। सेंटर में ऐसी 10 एजेंसीज़ हैं जिसको कि ऑथराइज़ किया गया है इस काम के लिए, चाहे वो CBI हो, IB हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको मिला हुआ। तो टैपिंग बाय एनी अदर एजेंसी वुड बी कंसिडर्ड इलीगल। तो ऑर्डर्स कुड बी इशूड बायरली बाय सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस द ऑर्डर मे बी इशूड बाय लोअर अथॉरिटीज़ ऑल्सो।
ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए कि इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट में क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द राइट टू बी फॉरगॉटन। क्या होता है, देखो ऐसी ने डायरेक्ट किया, रजिस्ट्री बनाई टू रिमूव डिटेल्स ऑफ कपल फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट। ठीक है, राइट टू फॉरगॉटन होता क्या है, राइट टू प्राइवेसी वाइज राइट टू बी फॉरगॉटन। देखो राइट टू प्राइवेसी तो अंडर आर्टिकल 21 में लिखा ही हुआ है, जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि दैट इज़ नॉट पब्लिक वेयर, है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं करनी है। तो लेकिन जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, इसमें क्या होता है, रिमूविंग वो वाली इन्फॉर्मेशन पब्लिकली known at the certain time and not allowing third parties to access the information anymore। ठीक है, कि अब पब्लिकली जो है सर्टेन टाइम के लिए वो पब्लिक की गई थी, लेकिन अब वो थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। मतलब समझ गए सारी बातों का, कि जैसे राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी रिमूव कर दी गई इंटरनेट से, सर्च डेटाबेसेस से, वेबसाइट से, लाइक दैट। तो वंस एंड पर्सनल क्वेश्चन इज नो लॉन्गर नेसेसरी, तो वो हमने हटा दी। तो इससे क्या होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये ना फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस से हुआ, राइट टू ओब्लिवियन से आया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, तो याद रखना राइट टू ओब्लिवियन से कराया है। हाउएवर RTBF इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ध्यान रखना, राइट टू बी फॉरगॉटन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट है इन यूरोपियन यूनियन अंडर द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। ठीक है, और लैंडमार्क केस आया था, ध्यान रखना, केस पॉटर स्वामी का केस था, उसमें रिकग्नाइज किया गया था राइट टू बी फॉरगॉटन को एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, और फिर रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको डाला गया है कि आप नॉट बी यूज इफ मटेरियल क्वेश्चन वाज रिक्वायर्ड फॉर एक्सरसाइज और राइट टू फ्रीडम, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, या इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, या एग्जीक्यूटिंग कुछ लीगल क्लेम्स पब्लिक हेल्थ से हो, तो आप छेड़छानी नहीं करोगे कि आप कहोगे नहीं ये ज़रूरी था इसलिए हमने इसको हटा दिया इन्फॉर्मेशन को। नहीं, जब आपकी ये वाली ज़रूरतें होंगी तो आपको नहीं हटा सकते। लेकिन ये आज याद रखने वाली बात क्या है कि RTBF हमारे राइट टू लाइफ का ही पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है जी, चलो जी। इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर RTBF, यह ध्यान रखना। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन गाइस बिल्कुल याद रखनी है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो करना ही है। कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ में जो रही, जैसे माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ क्या वर्ड माइनॉरिटी डिफाइन करता है, आप कहोगे नहीं करता है। क्या हमारे आर्टिकल्स हैं, हाँ हैं, आर्टिकल 29, 30 दोनों ही राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। आर्टिकल 350 का जो बी है वो मेंशन करता है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। कुछ जुडिशल प्रोनाउंसमेंट है, जैसे TMFI केस 2002 है, या केरला एजुकेशन बिल 1958 से रिलेटेड कुछ है ये वाला। सारना रिलीजन डिमांड में यहाँ पर क्या होता है कि वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो 5 स्टेट्स की रही थी, झारखंड, उड़ीसा, असम, उन्होंने डिमांड किया है कि भाई हमें एज अ रिलीजन हमारा सारना होना चाहिए, रिलीजियस बेस्ड है, नेचर की वर्शिप करते हैं, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड आर्टिकल 35 है, कुछ उसके की इम्पैक्ट्स आपने देखा ही हुआ है। इसमें दोनों ही आर्टिकल्स जो थे तो क्या प्रोवाइड करते थे, स्पेशल स्टेटस देते थे, है ना, अपने डोमिसाइल रूल्स को डिफाइन करने की ताकत देते थे, कहाँ पर, JNK के अंदर, बट अभी हटा लिया गया है। ठीक है, किसके थ्रू हटाया गया है, पार्लियामेंट पास JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसमें सब कुछ ड्यूटी बनी है, आपको पता ही है। JNK लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, विद लेजिस्लेचर JNK है, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है। आर्टिकल 142 ध्यान रखना, आर्टिकल 142 में क्या था, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कुछ भी अगर जैसे देखो एक्साइज भी किया गया था, ये ऐसी सेट फ्री फॉर रिमेनिंग 6 कन्विक्ट्स इन राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अंदर, तो कोई भी डिक्री, है ना, जो भी नेसेसरी हो कंप्लीट जस्टिस देने में, है ना, और पास की जाती है ताकि भाई चीज़ों को ठीक ढंग से प्रिस्क्राइब करा जा सके। आर्टिकल 145 का 5 पार्ट क्या कह रहा है, मेजॉरिटी जो व्यू है लार्जर बेंच का विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर आ बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कंकरेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ जजेस एट द हियरिंग विल बी कंसिडर्ड एज जजमेंट और ओपिनियन होता है। मान लो 9 जजेस बैठे हैं, उसमें से 7 जजेस किसी चीज़ को मान रहे हैं ना, तो 7 जजेस की बात को माना जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल 145 का 5th क्लॉज। अब फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, तो टिल दैट प्लीज़ रिवाइज द सेशन, रिवाइज द वीडियो अगेन एंड अगेन। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।